Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Rajveer, and in today's topic we are going to talk about the third chapter of Hornbill book of 11th class, and the name of the chapter is Discovering the Saga Continues. It is written by A.R. Williams. Friends, it is about a historical king. The whole chapter is based on history, and it is about the King Tut. It is about the King Tut. King Tut was born in, some historian says that he was born in 1341 and died in 1321. Some historian says that he was born in 1331 and died in 1322. There are many facts about King Tut. Today we will discuss about this chapter in a sequence way. Friends, it is an extremely complicated chapter. From where should we start it, and what the writer A.R. Williams would like to say, what does he want to say through this chapter. We will discuss all these things in this chapter. Now I have simplified this chapter because of its complications. It is too difficult to understand, but I have simplified it. So first we will understand about the history of King Tut, about his family, about his ancestors, and who succeeded him, or who was his father or forefather, and after that we will discuss about the King Tut. As far as title is concerned, discovery means to find out something that exists, that already exists. And Tut, he is the king of Egypt. And King Tut, in Egypt, king is called Pharaoh. And that's why don't be confused, don't get confused of this word Pharaoh, because Pharaoh is equal to king. Pharaoh is called a king in Egyptian history. The saga continues. The word saga means a type of story, a long story. This long story will continue. It is why it is going on continuously. We will discuss about this story कि कैसे ये जो कहानी है, सागा, ये स्टोरी है किंग टुट की, ये कंटिन्यू चली जा रही है और इन फ्यूचर भी ये चली जाएगी. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हम इस किंग टुट की हिस्ट्री के बारे में लेते हैं कि ये जो किंग टुट था ये कौन था और इसके फादर कौन थे, इसके ग्रैंडफादर कौन थे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. अब हम पढ़ते हैं किंग का जो फादर था या फोर फादर था. फादर और फोर फादर, इसके बारे में कुछ बिल्कुल क्लियर कट कोई आइडिया नहीं है कि इसका फादर था ये या इसके फोर फादर था या कौन था. उसका नाम है अमेनहोटेप थर्ड. अमेनहोटेप. ये जो अमेनहोटेप थर्ड है, ही रूल्ड और इजिप्ट फॉर ऑलमोस्ट 40 years, 4 decades के आसपास तक इन्होंने सक्सेसफुली शासन किया था. इसके बाद जो इसका सक्सेसर था, ये सक्सीड हुआ था, वो था अमेनहोटेप फोर्थ. अमेनहोटेप फोर्थ था. ये अमेनहोटेप फोर्थ है, ये अमेनहोटेप थर्ड है, इसके बाद में आया था. और इसके बारे में 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये स्टोरी है. अमेनहोटेप थर्ड के बारे में कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ इतना बताया गया चैप्टर के अंदर, ही रूल्ड और इजिप्ट इन इट्स गोल्डन एज फॉर अबाउट 40 years, एंड आफ्टर दैट ही वाज सक्सीडेड बाय अमेनहोटेप फोर्थ. अमेनहोटेप फोर्थ की थोड़ी सी ब्रीफ सी हिस्ट्री बताई गई, उसमें 2-3 चीजें हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है. जो सबसे पहला है वो है, इसने जो पूजा है, स्टार्ट वर्शिपिंग एटन. ही starts worshipping एटन. उसने एटन की पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी. और एटन क्या है? गॉड ऑफ सन डिस्क. गॉड ऑफ सन डिस्क. इसकी पूजा स्टार्ट कर दी थी.
इसके अलावा दूसरा जो फैक्ट है इसके बारे में, इसने अमुन जो गॉड था, अमुन गॉड, इसके ऊपर अटैक किया था। गॉड ऑफ सन या फिर इसको हम कहें गॉड ऑफ एयर। जिस तरह से हर कंट्री के अंदर अपने अपने गॉड होते हैं, उसी तरह से जो अमुन था वो गॉड ऑफ सन था, या फिर उसको गॉड ऑफ एयर कह सकते हैं, ये था। जैसे ही अमेनहोटेप फोर्थ आया, उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, अमेनहोटेप फोर्थ ने अमुन जो गॉड था, गॉड ऑफ सन कहें या गॉड ऑफ एयर कहें, उसके ऊपर उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ही स्टार्टेड स्मैशिंग द इमेजेस ऑफ गॉड अमुन। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अमेनहोटेप थर्ड के बारे में नहीं है। सिर्फ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अमेनहोटेप फोर्थ था, इसने अपना नाम चेंज कर लिया था, और उसने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया था, अखेनटन कर लिया था। अखेनटन, AKHENATE, अखेनटन। और इसका नाम क्या था, सर्वेंट ऑफ सन गॉड। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं अमेनहोटेप फोर्थ के बारे में। अमेनहोटेप फोर्थ था, ये अमेनहोटेप थर्ड के बाद में राजा बना था। इसने तीन चार चीजें, जो एक क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, और ये तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ही स्टार्टेड वर्शिपिंग एटन, और एटन इज इक्वल टू गॉड ऑफ सन डिस्क। ही स्टार्टेड स्मैशिंग द इमेजेस ऑफ गॉड अमुन। He attacked the images. He closed the temples of God Amun. God Amun क्या है? God Amun is a god of sun या god of air in Egyptian history. Akhenaten था, that was the name he changed. उसने अपना अमेनहोटेप फोर्थ है, उससे अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया था, उसने अखेनटन कर लिया था। और उसका नाम क्या था, क्योंकि उसने अमुन की तो पूजा करनी बंद कर दी थी और एटन की पूजा करनी उसने स्टार्ट कर दी थी, इसलिए उसने अपने नाम की लास्ट में क्या लगा दिया था, एटन लगा दिया था, अखेनटन। और उसने अपना नाम चेंज करके अखेनटन कर दिया था, अखेनटन, जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ सन गॉड। इसके बाद में एक रूलर आया था, एक मिस्टीरियस रूलर था जिसका नाम था समन खैक्रे। ये एक रूलर था जो अमेनहोटेप फोर्थ के बाद में आया था। इसने कुछ समय तक रूल किया था, इसको मिस्टीरियस रूलर कहा जाता है, और इसके बाद में डिसअपियर हो गया था। वी डोंट नो मच अबाउट दिस रूलर समन खैक्रे। यानी अमेनहोटेप थर्ड के बाद में सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में, और थर्ड इसके बारे में। समन खैक्रे आया था, और इस समन खैक्रे के बाद में जो राजा बना था वो था टट, और इस टट का जो पूरा नाम है वो है टटनखामुन। टटनखामुन। टट का पूरा नाम क्या है, दिस इज द नेम टटनखामुन। अब इस टटनखामुन का नाम टटनखेटन नहीं बल्कि टटनखामुन है। इसके लास्ट में लगा हुआ है अमुन, और अमुन क्या था, वो जो गॉड था। कौन सा गॉड, वो गॉड जिसके इमेजेस थे वो अखेनटन ने तुड़वा दी थी, उसके टेम्पल्स बंद करवा दिए थे। लेकिन किंग टट था, उसने क्या किया था, जब वो राजा बना था तो उसने जो अमुन की जो वर्शिप थी वो दोबारा से रिस्टोर करवा दी थी, इसलिए उसने अपना नाम भी चेंज करके क्या कर दिया था, टटनखामुन कर दिया था, टटनखामुन। एक इसके अलावा जो अखेनटन के बारे में हमें याद रख सकते हैं वो ये चीज़ है कि अखेनटन थे, उसने अपनी राजधानी भी चेंज कर, जो रिलीजियस कैपिटल थी थीब्स, जो ओल्ड कैपिटल थी वो थीब्स थी, और उसने न्यू कैपिटल अमरना भी बना दी थी। ये अखेनटन ने किया था। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसी बारे में देख सकते हैं। अब आते हैं टटनखामुन के बारे में। टटनखामुन है, इसने अपने नाम के आगे अमुन लगा दिया, तो इससे क्लियर हो गया था कि ये एटन है, ये इसके विरुद्ध तो नहीं था, लेकिन उसने जो वर्शिप बंद करवा दी थी अखेनटन ने,
वो अब उसने रिस्टोर करवा दी थी, और ये किंग टट वो किंग टट है। अब इस किंग टट के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं कि कुछ तो कहते हैं 30 BC के अंदर, और इसका जो डेथ है वो 1321 BC के अंदर इसकी डेथ हो गई थी। कुछ कहते हैं कि ये 1331 के अंदर BC में इसका जन्म हुआ था, और 1322 के आसपास ही इसकी डेथ हो गई थी। यानी ये एक ब्रीफ में हम ये कह सकते हैं कि जब इसकी डेथ हुई थी तो ही वॉज जस्ट ए टीनएजर, अपनी टीनेज के अंदर ही था जब उसकी डेथ हुई थी। ये तो है इनकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, जो इनकी फैमिली से बिलोंग करती थी, किंग टट कौन था और कैसे आया था। अब हम आते हैं किंग टट और इसकी डिस्कवरी के बारे में कि किंग टट कौन था और कौन इसकी कैसे इसकी डिस्कवरी हुई और क्यों इसकी डिस्कवरी हुई थी। अब आते हैं हम किंग टट की हिस्ट्री पर। किंग टट की डेथ हो गई थी 1322 के आसपास या 21 के आसपास। जब इसकी डेथ हुई थी, किंग टट की डेथ हुई थी 1321 या फिर 22 का BC में जब इसकी डेथ हो गई थी। जब इसकी डेथ हुई थी तो ही वॉज जस्ट ए टीनेजर, और टीनेजर के साथ साथ ही वॉज द लास्ट ईयर ऑफ हिज डायनेस्टी, अपने वंश का लास्ट किंग थे, लास्ट ईयर ऑफ हिज डायनेस्टी। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी डेथ के साथ ही इनका जो वंश था वो खत्म हो गया था। तो इसका वंश खत्म हो गया था, और आप ये कह सकते हैं कि वो जो टीनेजर्स था, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ही वॉज परहैप्स मर्डर्ड बीइंग द मोस्ट पॉसिबिलिटी। मर्डर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, क्योंकि एक तो वो टीनेजर था, दूसरा उनके वंश का हो सकता है किसी दूसरे वंश ने उनके ऊपर अटैक किया हो, और दूसरे अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उस वंश का हमेशा के लिए अंत कर दिया होता। तो ये डेथ रेटल थी किंग टट की डेथ उनकी डायनेस्टी के लिए। अब इसकी डेथ कब हुई थी? जब ये सिर्फ टीनएजर्स के अंदर था, यानी लास्ट टीनेज में था, या पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि जब वो सिर्फ अपने टीनेजर के अंदर ही था जब इसकी डेथ हुई थी। इसकी डेथ होने के बाद इसको दफना दिया गया। अब उस कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है कि 1922 के अंदर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, और उस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है हॉवर्ड कार्टर। अब इस हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया था, इस किंग टट की डेड बॉडी को या इसकी मम्मी को डिस्कवर किया था। इसने 1922 के अंदर किंग टट की जो मम्मी है, इसकी डेड बॉडी है, उसको डिस्कवर किया था। किंग टट की मम्मी को डिस्कवर किया था इन 1922 के अंदर। जब उसने क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरातत्व विज्ञानी होते हैं, धरती के अंदर नीचे दबी हुई या जो पास्ट की चीजें हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये हार्वर्ड कार्टर था, ये ब्रिटेन का रहने वाला था, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, एंड ही डिस्कवर्ड टुट्स मम्मी इन 1922। अब जब उसने किंग टुट की मम्मी को डिस्कवर किया था तो उसे क्या पता चला था? उसने ये देखा कि इसकी जो मम्मी है, उसकी डेड बॉडी है, वो 3 नेस्टेड कॉफिन के अंदर, नेस्टेड कॉफिन है उसके अंदर, यानी 3 सतह बनी हुई है। उसकी डेड बॉडी को जहाँ रखा हुआ है उसके ऊपर एक कॉफिन लगा हुआ है, फिर उसके अंदर एक और कॉफिन है, और उसके अंदर भी एक और कॉफिन है, और इस पूरे कॉफिन का आकार है ये बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह है। यानी ये कॉफिन है, ये ह्यूमन बॉडी की जैसा है, मतलब बॉडी के आकार का ये कॉफिन है, और 3 नेस्टेड है, यानी 3 सतह इसमें बनी हुई है। अब अलग अलग कॉफिन खोलने पर उन्हें कभी मिलते हैं कुछ उसके कपड़े वगैरह, उसके फ्लावर्स वगैरह मिलते हैं, जो एक हिंट देती हैं कि कब इसकी डेथ हुई थी, क्योंकि उस जो
फ्लावर्स हैं उनसे हमें ये पता चल जाता है कि ये फ्लावर्स कौन से सीजन के अंदर होते हैं। उसके बेस पे कुछ एक रफली आइडिया लगाया जाता है कि इसको कब दफनाया गया था, क्योंकि जब दफनाया गया था तो उस वक्त कौन से फ्लावर्स अवेलेबल हो सकते थे, वो कुछ पता चलता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो हमें पता चलती है, उसकी डिस्कवरी करते हैं जब वो लास्ट पार्ट के अंदर आता है उससे किंग टुट की मम्मी की। तो वो क्या देखता है कि जो किंग टुट की मम्मी है वो जो गोल्ड कॉफिन है उसके साथ ही स्टिक हो चुकी है, सीमेंट हो चुकी है, चिपक चुकी है। यानी ये अगर उसका कॉफिन है तो इसकी जो बॉडी रखी हुई थी तो वो इसके क्या हो चुकी थी, वो चिपक चुकी थी, यानी ये स्टिकी मटेरियल से चिपक चुकी थी। अब हॉवर्ड कार्टर है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हॉवर्ड कार्टर ने कोशिश की थी, हालांकि उसने इजिप्ट के जो ब्लेजिंग सनशाइन है उसके अंदर उस डेड बॉडी को लेके गया, उसको वहाँ पे बाहर रख दिया और अबाउट 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के जो टेम्परेचर है उसके अंदर उस बॉडी को रखा गया ताकि वो लूज हो जाए। जो स्टिकी मटेरियल है वो जो हार्ड हो चुका है, सीमेंट कर चुका है, वो अब लूज हो जाए और इसके बाद में उस किंग टट की बॉडी को उठाया जा सके। बट इट डिडंट हैपन, यानी इवन आफ्टर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर था उससे भी वो लूज नहीं हुआ। तो हावर्ड कार्टर डिडंट हैव एनी चॉइस, और उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी कि उसने ये सोचा कि लिंब बाय लिंब उसकी जो डेड बॉडी है उसको अलग किया जाए और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मोस्ट प्रोबेबल जो सर्कमस्टेंसेस थी वो ये थी कि जो वहाँ पे जो थीव्स थे इजिप्ट के वो आते और उसकी डेड बॉडी को काट के जो गोल्ड कॉफिन था और उसके साथ भी बहुत सारे जो ब्रीड किए गए थे गोल्डन थिंग्स थी वो सारी चुरा कर ले जाते। इसलिए हावर्ड कार्टर डिडंट हैव एनी चॉइस एंड ही हैड टू कट the limbs so that he can remove the solid gold coffin from his body। तो बॉडी को हटाने के लिए उसके पास सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, उसको अलग अलग करने के लिए उस स्टिकी मटेरियल को हटाने के लिए ही हैड टू यूज द चेजल। उसने छेनी का प्रयोग किया और उसको अलग काट के कर दिया। अब ये कहानी है 1922 की। अब 1922 के बाद, क्योंकि टाइटल में कहा गया सागा कंटिन्यूस, अब सागा 1922 के अंदर ही खत्म नहीं हो जाती। अब 1922 के बाद में ये कहानी आती है 1968 के अंदर, वहाँ पे एनाटॉमी का जो प्रोफेसर है उसने इसकी जो बॉडी है उसको एक्सरे किया। उस एक्सरे के अंदर उसने क्या पाया, उस एक्सरे के अंदर उसने पाया कि जो किंग टट है इसकी जो ब्रेस्ट बोन्स हैं और रिब्स हैं वो मिसिंग है। एक्सरे करके उसने ये पता लगाया 1968 के अंदर कि उसकी ब्रेस्ट बोन्स हैं एंड जो रिब्स हैं वो गायब हैं। फिर इसके बाद यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई इसकी कहानी। फिर इसके बाद ये कहानी जाती है 2005 जनवरी 2005 के अंदर। अब यहाँ पे क्या गया, इसकी डेड बॉडी को सीटी स्कैन किया गया, सीटी स्कैन मशीन में लाया गया और कहा जाता है कि ये जो किंग टट की मम्मी है इट वॉज द फर्स्ट मम्मी विच वॉज सिटी स्कैन, जिसको सिटी स्कैन हुआ था वो उसकी फर्स्ट मम्मी थी। और ये किस लिए हुआ था, क्योंकि इजिप्ट के अंदर एक मम्मी प्रोजेक्ट चलाया गया था, मम्मी प्रोजेक्ट था जिसके अंदर जितने भी मम्मीज है उनको सिटी स्कैन करना था। और किंग टट वॉज द फर्स्ट किंग या फेरो कह सकते हो आप, जिसको सबसे पहले सिटी स्कैन किया गया था। ये डेथ में भी और लाइफ के अंदर भी ही इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पर्सन ऑफ इजिप्ट, इसलिए इसकी डेड बॉडी था या उसकी मम्मी है उसको सबसे पहले सिटी स्कैन किया गया था। अप टू नाउ अबाउट 600 के आसपास जो मम्मीज है उनका सिटी स्कैन किया गया था। अब इसके साथ साथ कुछ धारणाएं भी बनी हुई हैं। कुछ लोग ये कहते थे कि सिटी ये जो किंग टट है जिसको लगभग 21 फीट नीचे दफनाया गया है, 21 फीट नीचे एक टूम के अंदर दफनाया गया। इसका प्रोनाउंसिएशन टॉम नहीं होता, इसको बोलते हैं टूम, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा टूम ना कि टॉम। जब इस 21 फीट नीचे इसकी टूम के अंदर उसको दफनाया गया था तो कहते हैं कि इसकी डेड बॉडी के ऊपर ऐसा लिखा गया था, इसके कोफिन के ऊपर ऐसा लिखा गया था कि जो भी इसको डिस्टर्ब करेगा वो निश्चित रूप से अनयूजुअल वे से उसकी डेथ हो जाएगी। तो हर आदमी, जितने भी जो लोग थे, जब इसका सिटी स्कैन किया जा रहा था वो भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी एंड दे वर थिंकिंग अबाउट द कंसिक्वेंसेज ऑफ दिस सिटी स्कैन, कि सिटी स्कैन होने के बाद क्या होगा, लेकिन नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब ये 21 फीट नीचे टूम के अंदर दफनाया गया तो वहाँ से उसको दोबारा से बाहर लाया गया और
इसका सीटी स्कैन किया गया, इसके छोटे छोटे पिक्सल्स के अंदर इसकी तस्वीर ली गई और इसके बारे में और ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश की गई। अब कहानी क्या है, द सागा कंटिन्यूस। ए आर विलियम्स कहते हैं कि इवन 2005 के अंदर भी इसकी ये जो सागा है इट विल नॉट कम टू एन एंड, इट विल गो ऑन हेड। अगर फर्दर कुछ नई चीज़ आती है जिसके बेस के ऊपर दे कैन इन्वेस्टिगेट अबाउट द लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ किंग टुट, दे विल गो आफ्टर दैट थिंग ऑल्सो। वो उसके भी साथ भी जाएंगे और ये इस तरह से कहानी चलती रहेगी। तो ये जो स्टोरी है ये डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस है। इसके अंदर आपको सीरियल वाइज पढ़ने हैं कि कहाँ पे इनकी हिस्ट्री है, कि कौन किंग टुट था, इसके जो एंसेस्टर थे वो कौन थे, और यही लास्ट जो रूलर था इजिप्ट का, इनकी डायनेस्टी का। इसके बाद में इनकी डायनेस्टी का अंत हो गया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था कि क्यों किंग टुट की डेथ हुई थी, या नेचुरल डेथ इसकी हुई थी, या कैसे इसको मर्डर किया गया था, क्या पॉसिबिलिटी थी। और इसके बाद में हमने पढ़ा है कि कौन किंग टुट था, कब इसका जन्म हुआ था, कब इसकी डेथ हुई थी, इसकी डेथ के बारे में क्या हिस्ट्री है, अब इसको कब फाइंड आउट किया गया था, और ये सारी चीज़ें। तो दैट इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री, ये हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, एंशिएंट हिस्ट्री, इजिप्ट के एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। परहैप्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन। और इस लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ वर्ड्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज़ एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग लेसन। थैंक यू।